अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आज हम देखने जिसका टाइटल है प्लीज लिसन। सेकंड यूनिट की 4th पोएम है प्लीज लिसन। ये वीडियो आप YouTube के BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज लेकर आपके सामने हाजिर हैं 2.4 प्लीज लिसन। प्लीज लिसन एक पोएम है जिसमें एक जो ऑथर है, जो पोएट है, वो अपनी बात कहने के लिए किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पर पेश किया हुआ है। हमेशा की तरह हम शुरुआत से वार्मिंग अप एक्टिविटीज में, इससे पहले भी आपको बताया गया कि जो चिट चैट का सेक्शन होता है जहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, कुछ एक्टिविटीज दी हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए से हमें लैंग्वेज को यूज करने का मौका मिलता है। जी हाँ बच्चों, हमें क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज को यूज करना होता है, जहां पर हम अलग अलग तरीके से राइटिंग स्किल हो या पैसेजेस के बाद पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो, इन जगहों पर, या डायलॉग राइटिंग हो, स्पीच राइटिंग हो, इवन लेटर राइटिंग हो, हर जगह पर हमें अपने लैंग्वेज को यूज करना होता है। इसी प्रिपरेशन के लिए हमारे हर चैप्टर और हर पोएम के पास साथ में वार्मिंग अप एक्टिविटीज में जो चिट चैट दिया हुआ है वो इसी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि हम लोग लैंग्वेज को यूज कर सके। इससे पहले भी आपसे कहा गया कि आप इस चिट चैट के एक्टिविटीज को राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस और एक्टिविटीज दी हुई रहती हैं आप उसे परफॉर्म भी कीजिए और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए। यहाँ पर चिट चैट में हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू लाफ। व्हाट मेक्स यू लाफ, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हंसा देती है ना। मेक्स के साथ कुछ वर्ड्स यूज किए जा रहे होते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि उसकी वजह से आप वो एक्शन करते हो। व्हाट मेक्स यू लाफ, आपको कौन सी बात लाफ करा देती है, हंसा देती है। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट आंसर्स। आप कह सकते हो कि आई लाफ व्हेन आई सी अ फनी थिंग, व्हेन आई सी अ जोकर, when I watch a comedy show, when I watch circus। ठीक है, इस तरह की आपका आंसर हो जाएगा कि when I see Joker in the circus, it makes me laugh। You can answer like when I watch a cartoon show on TV, it makes me laugh। Okay, right there. Then similarly we have second question, what makes you angry। What makes you angry, कौन सी चीजें हैं जो आपको एंग्री कर देती हैं। तो here we can say when somebody teases me, ना somebody tease me, it makes me angry। tease यानी सताना, परेशान करना। when somebody cheats me, when my friends cheat me, when something of mine is stolen, है ना, कोई हमारा फ्रेंड हमें चीट कर रहा हो या हमारी कोई चीज चोरी हो गई हो, एट दैट टाइम वी मे गेट एंग्री, हमें गुस्सा आ जाता है। राइट, सो आपका आंसर किस तरह से बनेगा, दैट पॉइंट यू हैव टू कंसिडर कि आपको वो एक्शन बताना पड़ेगा, वो चीज के बारे में बताना पड़ेगा जिसको हम इस तरह कह सकते हैं कि व्हेन माय फ्रेंड्स चीट मी, इट मेक्स मी एंग्री। राइट, इस तरह आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू सैड, कौन सी बात है जो आपको सैड कर देती है। सैड मीन्स आपको उदास कर देती है। तो हम कह सकते हैं व्हेन आई गेट लेस मार्क्स इन द एग्जाम, व्हेन आई गेट लेस मार्क्स
in the exam, I get sad. It makes me sad. या फिर हम कह सकते हैं कि when I lose something, when my parents go somewhere and left me alone at home, it makes me sad. When I listen of my friend's disease, it makes me sad. इस तरह से आपका आंसर है ना, when लगाकर हम उसका सेंटेंस बना सकते हैं कि when I see any poor child who is not going to school and he is working any place, it makes me sad. Right? इस तरह आपका आंसर बनता है. Then one more question, what makes you happy? What makes you happy? तो यहाँ पर हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि when I get good marks in the exam, when I get good marks in the exams, it makes me happy. When I get gifts on my birthday, it makes me happy. When I visit my uncle's home, when I visit my grandparents, when I visit my friends, when I play, when I enjoy with my friends, it makes me happy. तो बच्चों यहाँ पर देखिए 4 तरह के फीलिंग्स बताए गए हैं. लाफ, एंग्री, सैड, हैप्पी. है ना, हैप्पी जब हम होते हैं तो हम लाफ कर रहे होते हैं. थोड़ा सा वो दोनों सिमिलर है कि जब हम लाफ कब करते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं. राइट. अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि किस वक्त में हमारे ये फीलिंग्स हमें आती है. सो यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड यू हैव टू राइट एट लीस्ट 2 sentences एंड 2 instances. 2 ऐसे मौके हर क्वेश्चन के लिए आपको लिखना है, जैसे अभी मैंने ओरली बताया. अच्छा, एक चीज यहाँ पर बच्चों आपको लगेगा कि हम आंसर क्यों नहीं लिख कर दे रहे हैं. होता क्या है कि कुछ बच्चे जो आंसर वीडियो में बता दिया गया उसी को लिखकर उसको मकअप यानी रटने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों एक चीज ध्यान रखें, ये लैंग्वेज है. लैंग्वेज के लर्निंग के दौरान आपको रट कर आप उसे याद नहीं कर सकते. आपको उसे समझना होगा और समझते हुए सिचुएशन के हिसाब से सही तरीके से उसे यूज करना है. अभी मैंने ओरली सभी आंसर्स बताए जिसमें हमने मल्टीपल आंसर्स बताए कि अलग अलग तरीके से क्या जवाबात हो सकते हैं. आप उसे दोबारा सुनिए, सुनने के बाद आप उसे राइटिंग कीजिए कि किस तरह से ये आपका आंसर बनता है, और फिर आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचिए कि कौन सा पॉइंट आपके हिसाब से सही बैठता है. राइट. तो चलिए, ये था हमारा वार्मिंग अप. वार्मिंग अप में और एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि क्लासरूम एक्टिविटी है और उसमें ग्रुप डिस्कशन है, जिसमें एग्री और डिसएग्रीमेंट इसके मुतालिक एक एक्टिविटी है. लेकिन चूंकि उसके लिए आपको लाइव लेना पड़ेगा, आप क्लास में सामने होना चाहिए, तब वो एक्टिविटी बेहतर तरीके से हो सकती है, इसलिए उसे हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है. हम अब आते हैं डायरेक्ट हमारे पोएम की तरफ. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की. हाँ, यहाँ पर ये जो हमारी पोएम है ये एक फ्री वर्स के फॉर्म में लिखी हुई है. फ्री वर्स यानी क्या कि उसमें स्टांजास और राइमिंग वर्ड्स, लाइन्स की जो साइज है, वर्ड्स की जो साइज है, हर लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ये तमाम चीजें उसमें फॉलो नहीं की गई है. इसीलिए हम देखेंगे कि कहीं पर 3 लाइन का स्टांजा बना हुआ है, कहीं पर 4 लाइन है, कहीं पर 6 लाइन है, कहीं पर एक सिंगल लाइन लिखी हुई है. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया हुआ है. देखिए, हम पोएम में जब हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, खास करके एप्रिसिएशन में, तो हम एप्रिसिएशन के वक्त राइम स्कीम पर बात करते हैं. लेकिन इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पोएम में जो पोएम है ये फ्री वर्स है, इसलिए इसमें किसी तरीके का राइम स्कीम
नहीं किया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट लाइन से। पहले हम रीड करते चलेंगे और साथ साथ में मीनिंग को भी समझते चलेंगे। हमारा टॉपिक है 2.4 प्लीज लिसन ना। अच्छा, टाइटल की अगर हम बात करें प्लीज लिसन, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है और लिसन यानी अपनी बात सुनने के लिए कहा जा रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो पोएट है शायद उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं प्लीज लिसन। फर्स्ट लाइन से है कि व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड। When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked। क्या कह रहे फर्स्ट 3 लाइन्स में कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात को लिसन कीजिए, तो आप क्या कर रहे हो? You start giving me advice। ऐसा लगता है कि उसके बदले में आप मुझे एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? You have not done what I asked, कि मैंने जो आपसे कहा था कि आप मेरी बात को सुनिए, आपने वो काम नहीं किया, बल्कि आपने मुझे एडवाइस देना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए अब इन लाइंस को देखने के बाद हमें अंदाज क्या हो रहा है कि ये आपके ही उम्र का कोई एक लड़का है ना, जो 13-14 साल की उम्र का है, और वो अपने किसी बड़े से बातें कर रहा है और वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है कि जब वो कुछ कहना चाह रहा होता है तो वो जो उसके घर के बड़े हैं वो उसकी बात को नहीं सुनते, बल्कि वो उसको एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो यहाँ पर उसी फिर आगे है, When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings। Okay? When I ask you to listen to me, ना जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बात सुनिए, and you begin to tell me, और फिर आप मुझे ही कहना शुरू कर देते हो, यानी जो बड़े लोग हैं वो हमें ही समझाना शुरू कर देते हैं why I shouldn't feel that way, कि मुझे क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें बोलना चाहिए। You are trampling on my feelings, तो आप मेरे फीलिंग्स को ट्रैम्पलिंग कर रहे हो। ट्रैम्पलिंग इज अ वेरी गुड वर्ड हियर। ट्रैम्पलिंग मीन्स पांव से रोन देना, है ना। उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को पैरों से कुचल देना, पैरों से रोन देना। यहाँ पर मुराद क्या है कि आप मेरे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करते और मेरे जज्बात को, मेरे ख्यालात को, फीलिंग्स को आप रोन देते हैं। यहाँ पर फिर से वही शिकायत है कि जब मैं कहता हूं कि आप मेरी बात को सुनिए, तो आप मेरी बात ना सुनते हुए उल्टा मुझे ही समझाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरे फीलिंग्स रोन देते हैं। When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem। ना, When I ask you to listen to me, कि जब मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी बात को सुनिए, लेकिन आप बात सुनने की बजाय you feel, आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है you have to do something to solve my problem, कि शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। You have failed me, आपने मुझे नाकाम कर दिया, आपने मुझे फेल कर दिया। Strange as that may seem, strange बहुत ही हैरत की बात है। As that may seem, जैसा ये एहसास होता है, जैसा ये महसूस हो रहा होता है कि ये बहुत स्ट्रेंज है, बहुत ही अलग बात है कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम लेकर आ गया है और उसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ऐसा सोचकर आपने मेरी बात को समझने में आप फेल हो गए हैं, आपने मेरी बात को नहीं समझा। हर लाइन में
पोएट जाहिर कर रहे हैं। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। देखिए अब उन्होंने बहुत जोर देकर कहा है कि सुनिए। ऑल आई आस्क, मैं सिर्फ जो कह रहा हूं इतनी ही बात है कि यू लिसन, है ना। मैं जो कह रहा हूं उसका सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप मेरी बात को सुनिए। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी ना। डोंट टॉक, आप बात मत करिए, और डू, और कोई काम भी मत करिए। जस्ट हियर मी, सिर्फ मेरी बात को सुनिए। एडवाइस इज चीप, 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. क्या एडवाइस इज चीप? एडवाइस यानी नसीहत करना, ये बहुत सस्ती चीज है। मतलब यहाँ पर नसीहत करना बहुत आसान है। 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper, है ना। ये देखिए यहाँ पर बच्चों दो नाम आए हुए हैं, डियर एबी एंड बिली ग्राहम। ये दो कॉलमिस्ट हैं जो अलग अलग टॉपिक पर न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं। अब ये क्या होता है, जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं ना तो उसमें अलग अलग सफ़ात होते हैं। जैसे अगर हम एक न्यूज़पेपर ले तो एक न्यूज़पेपर में कोई ऐसा राइटर होता है जो एजुकेशन के बारे में लिख रहा होता है, कोई माहौल के बारे में लिख रहा होता है, कोई समाज के जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में लिख रहा होता है, कोई समाज में जो जुराइम या बुराइयां हो रही है उसके बारे में लिख रहा होता है। यहाँ पर एबी एंड ग्राहम बेल इसी तरह दो अलग अलग टॉपिक पर लिखने वाले लोग हैं जो एक ही न्यूज़पेपर में उनके दोनों के कॉलम आ जाते हैं। मतलब एक अच्छा लिखने वाला भी और एक बुराइयों के मुतालिक लिखने वाला, दोनों की चीजें आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती है। सो 20 cents will get you both, कि 20 पैसे में, मतलब यहाँ पर 20 cents का मतलब क्या हुआ, ये सेंट्स जो है ये करेंसी है ना। जिस तरह हम करेंसी सुनते हैं ना, डॉलर्स, देन यूरो वगैरह, इस तरह से 20 सेंट्स वहां के पैसे होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर रुपये और पैसे होते हैं तो ये 20 सेंट्स पैसे के सेंस में यूज होता है। तो 20 पैसे के न्यूज़पेपर में आपको दोनों ही कॉलमिस्ट, दोनों ही कॉलम्स के बारे में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे एडवाइस देना बंद कीजिए। यहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने ये रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि वो एडवाइस से अब उकता गए हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे एडवाइस देना बंद कीजिए, आप सिर्फ मेरी बात को गौर से सुनिए। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड एंड faltering, but not helpless. And I can do for myself, कि मैं खुद से ही काम कर सकता हूँ। खुद से ही काम कर सकता हूँ मतलब कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा जो है तो आपके साथ करूँ। आई एम नॉट हेल्पलेस, हेल्पलेस कहते हैं लाचार को, मजबूर को, कि मैं बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद से ही कर सकता हूँ। मे बी डिस्करेज्ड एंड faltering, है ना। हो सकता है मुझे लोग डिस्करेज कर रहे हो। डिस्करेज का मतलब होता है उसको लफ्जी मानी होता है हौसला शिकनी करना। हौसला शिकनी करना मतलब क्या, कि जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, जिसमें हौसला नहीं है, ऐसे शख्स को कहा जाता है डिस्करेज्ड। तो मे बी डिस्करेज्ड एंड faltering, faltering कहते हैं हेजिटेंट को ना, जिसको हिचकिचाहट हो। क्या हो सकता है कि मेरे अंदर हिम्मत ना हो, मैं हिचकिचा रहा हूं किसी काम को करने के लिए, लेकिन बट नॉट हेल्पलेस, मैं लाचार या मजबूर नहीं हूं, मैं काम को कर सकता हूं। तो यहाँ पर एक तरीके से वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं एकदम से आपके ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा, बल्कि मैं अपने कामों को खुद ही कर सकता हूँ। हो सकता है कि शुरू में मैं उस काम को करने के लिए घबरा रहा हूँ, लेकिन तो कर सकता हूँ। आगे है कि when you do something for me that I can and need to do for myself,
यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी, है ना। देखिए अब यहाँ पर एक और शिकायत क्या कर रहे हैं कि व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन, कि ऐसा कोई काम जो मैं कर सकता हूं लेकिन वो काम आपने कर दिया मेरे लिए, है ना। व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी, जब आप मेरे लिए कोई काम करते हैं दैट आई कैन, जो मैं खुद ही कर सकता था, एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, और मुझे अपने लिए वो काम कर लेना चाहिए था, मुझे उस काम को करने की जरूरत थी। तो ऐसे में क्या होता है, यू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट यानी अपना हिस्सा अदा करना, मतलब हिस्सेदारी करना, टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी, आप मेरे डर को, और इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी ये वर्ड बनता है एडिक्वेट से, एडिक्वेट्स यानी काफी मिकदार में होना, इनएडिक्वेसी कहते हैं किसी चीज का कम होना। तो जो मेरे अंदर कमियां हैं आप उस कमी को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, और जो माय फियर, जो मुझ में डर है, जिस बात को लेकर मैं हिचकिचा रहा हूँ, डर रहा हूँ, आप उस डर में इजाफा कर रहे होते हैं। आप मेरे कामों को करके मुझे और ज्यादा कमजोर और पीछे कर देते हैं। But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. क्या बता रहे हैं आगे, But when you accept as a simple fact, कि जब आप एक सिंपल बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक सादी सी बात को मान लेते हो, दैट आई फील व्हाट आई फील, कि मुझे जैसा लगता है, मैं जो सोचता हूं मैं सोचता हूं, नो मैटर हाउ इरेशनल, चाहे वो बात कितनी ही इरेशनल हो। इरेशनल ये अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, आपको ये ध्यान रखना रहेगा। इरेशनल कहते हैं जिसे हम कहेंगे जो नॉर्मल से हटकर हो, जिसे उर्दू में कहा जाता है ना माकूल होना या मामूल के खिलाफ होना। चाहे मैं जो सोचता हूं, जो मुझे फील होता है वो मुझे फील होता है, चाहे वो कितना ही अलग फील हो रहा हो, कितना ही इरेशनल हो। देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, है ना। इन्हें ऊपर क्या कह रहे हैं कि अगर आप मेरी इस फीलिंग को समझ लें कि मैं जो सोचता हूं मैं अपने तौर से सही सोच रहा हूं, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो क्या होगा, आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, तो फिर मेरे लिए ये काम हो जाएगा कि मैं आपको कन्विंस करना स्टॉप कर दूं। कन्विंस कहते हैं किसी को अपनी बात समझा लेना। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग, कि मैं आपको ये समझाना बंद कर दूं, और साथ ही ये मेरा काम है कि ये जो मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, जो मैं सोच रहा हूं, है ना, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उस बात को अंडरस्टैंड करना ये मेरा काम है, और आप उस बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उस बारे में बिल्कुल भी गौर मत कीजिए कि ये लड़का क्या सोच रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस स्टांजा में, इन लाइंस में क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कि पोएट जो है वो किसी चीज के मुतालिक कुछ अपनी राय रखते हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी अपनी राय है मैं उस राय पर अपने आप से मुतमईन हूं, और हर बार मुझे अपनी सोच को तुम्हें समझाना पड़ता है। अगर आप इस बात पर एग्री हो जाते हो कि ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझो, तुम्हें जो समझ आ रहा है वो, तो फिर आप मेरे लिए काम आसान हो जाएगा कि मैं आप and when that's clear the answers are obvious and I don't need advice। और जब वो बात क्लियर हो जाएगी, यानी जब आप इतना सोचने लगोगे ये जो लड़का है ये अपने तौर से कुछ सोच रहा है, उसे सोचने दो, इस तरह जब आप क्लियर हो जाओगे, आपका ये सोच साफ हो जाएगी, द आंसर्स आर ऑब्वियस
है ना। ऑब्वियस कहते हैं बिल्कुल क्लियर को, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई डोंट नीड एडवाइस, और फिर मुझे किसी किस्म की एडवाइस या नसीहत की जरूरत नहीं होगी। Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Irrational feelings यानी गैर माकूल जो फीलिंग्स आ रही होती हैं makes sense, है ना। make sense वो उसी वक्त समझ में आती है। जो make sense का मतलब क्या होता है, कोई बात जो समझ के मुताबिक हो। when you understand what's behind them, जब आपको ये पता चल जाए कि उस सोच के पीछे क्या चीज है, किस बात को लेकर ऐसा सोचा जा रहा है, अगर आपको वो बात समझ में आ जाएगी तो फिर आपको ये पूरा जो गैर माकूल तरीके से, अलग तरीके से सोच बनी हुई है, उसका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things, है ना। फिर देखिए अब यहाँ पर उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ रहे हैं कि हमारी जो दुआएं हैं वो कभी कभी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही होती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज गॉड इज म्यूट, है ना। खुदा जो है वो खामोशी से सुन रहे होते हैं। एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, कि वो हमें समझाते नहीं है कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, इससे ये नुकसान हो जाएगा, और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, और वो चीजों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें खुदा ने इतनी सलाहियत दी है कि हम सही गलत को सोचकर अपने तौर से करें। अगर उसमें कुछ हमसे गलती हो रही है तो गॉड को तो पता है सब कुछ कि ये गलत हो रहा है। हो सकता है हमारी सोच में वो गलत ना हो रहा हो, हम और किसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे में गॉड आकर हमें उस काम को मना नहीं करते। लेकिन आप जैसे बड़े लोग, जरा सा कुछ गलती होती है तो फौरन ही आकर समझाना। God just listens and lets you work it out for yourself, है ना। खुदा जो है वो हमारी बातों को सुनते हैं, लेकिन लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योरसेल्फ, हमें अपने कामों को करने में उन्होंने आजाद रखा हुआ है कि हम जिस तरह से काम को करना चाहें हम अपने कामों को करते रहते हैं। सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी। सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो आप मेरी बातों को सुनिए और सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। एंड इफ यू वांट टू टॉक, वेट अ मिनट फॉर योर टर्न and I will listen to you. अगर आपको बात करनी है, if you want to talk, अगर आपको बात करनी है, कुछ कहना है, wait a minute, तो थोड़ी देर रुकिए, for your turn, जब आपको मौका दिया जाएगा ना। टर्न का मतलब क्या होता है? नंबर आना। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो वो एक के बाद एक बात कर रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं कि दोनों बोलते चले जा रहे हैं। बात करना कब कहते हैं? कि एक ए वाले ने कुछ कहा, बी वाले ने उसकी बात को सुना, फिर बी वाले ने कुछ कहा, तो जब वो कह रहा था तो ए वाला खामोश हो जाता है और उसकी बातों को सुन रहा होता है। तो इस तरह से टर्न बाय टर्न दो लोग आपस में बात करते हैं। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू टॉक, वेट अ मिनट, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो एक मिनट जरा सा रुक जाइए, फॉर योर टर्न, जब आपका नंबर आ जाएगा, एंड आई विल लिसन टू यू, और फिर मैं आपकी बात को सुनूंगा। ऑथर अननोन, है ना। यहाँ पर इस नज्म के जो पोएट हैं वो अननोन है। ये अननोन, इनका पोएट जो है वो कौन है वो पता नहीं है। उनके मुतालिक कि पोएम किसने लिखी है ये बात किसी को मालूम नहीं है। तो ये थी हमारी पोएम प्लीज लिसन, जिसमें आपके ही तरह का एक बच्चा है, एक टीनेजर बॉय है जो
अपनी शिकायत बता रहा है कि किस तरह से उसकी बात को नहीं सुना जाता, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाता और सब लोग आकर उसे एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। पोएम के बाद वहां पर एक्टिविटीज दी हुई है, उसमें से एक एक्टिविटी हम यहाँ पर लेते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन है राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग ना। अपोजिट्स यानी एंटोनिम्स हमें बताने हैं, जो कुछ यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं उनका एंटोनिम्स दिखाने हैं। उसमें हमारे सामने यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें उनका अपोजिट बताना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? चीप, डिस्करेज्ड, इनएडिक्वेसी, एक्सेप्ट। इनके अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाते हैं? चीप का अपोजिट हो जाता है कॉस्टली, डिस्करेज उसमें जो प्रीफिक्स है डिस वो चेंज होकर हो जाता है इनकरेज्ड, है ना। इनएडिक्वेसी में आई एन लगा हुआ है, वो हटा देने पर हो जाता है एडिक्वेसी। और नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अपोजिट हो जाता है रिजेक्ट ना, एक्सेप्ट रिजेक्ट। इस तरह हमारे सामने ये अपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं, जिसमें हमने 4 वर्ड्स लिए और भी, चलिए वो भी जल्दी से ले लेते हैं। हमारे सामने वर्ड्स हैं सिंपल, इरेशनल, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर। उसके अपोजिट से जाते हैं, सिंपल का अपोजिट जाता है कॉम्प्लेक्स या नॉट सिंपल, है ना। इरेशनल का हो जाएगा रेशनल, अंडरस्टैंडिंग का एक तरीके से अपोजिट हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड लास्ट वन इज क्लियर का हो जाता है अनक्लियर। उसके बाद एक एक्टिविटी रह जाती है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम, जो हमें करना है, लेकिन चूंकि हमारा वीडियो काफी लेंथी होता जा रहा है इसलिए उसे हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अप्रिसिएशन के लिए अलग से एक अप्रिसिएशन आ जाएगा। अब जो ये वीडियो आप BMC ईजू उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं, जो बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि हर आने वाला नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।